नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर, एक और कांग्रेस नेता ने पार्टी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि अल्मास सलीम ने पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। स्टेट वॉर रूम के सह प्रमुख ने पार्टी से इस्तीफा देकर कई गंभीर आरोप लगाते हुए एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को दिया है। दरअसल पार्टी नेताओं पर उपेक्षा का आरोप लगाया गया है, मुस्लिम समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया, महिलाओं के अपमान से आहत होने की भी बात कही उन्होंने। दरअसल अल्मास के द्वारा दिया गया यह इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है जो कांग्रेस पार्टी छोड़ इस लोकसभा चुनाव में टाटा बाय बाय कर जा चुके हैं। अब देखना यह होगा कि अल्मास आगे अपना सफर किस तरह से जारी रखते हैं, क्योंकि अमूमन ज्यादातर नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी ही ज्वाइन की है। ऐसे में अब देखना होगा स्टेट वॉर रूम के सह प्रमुख जिन्होंने अब अपनी जिम्मेदारी से पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या वो अपनी राजनीतिक यात्रा को किसी और दल के साथ जारी रखेंगे, और स्वाभाविक है कि जारी रखेंगे ही, लेकिन किस पार्टी के साथ ये भी देखने का विषय होगा। और इस तरह से मुस्लिम समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया गया है, महिलाओं के अपमान से आहत होने की बात कही गई है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि अल्मास इस पूरे मामले को लेकर पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे। वासु, अल्मास का ये इस्तीफा दो उन मुद्दों पर जिससे कि लगातार बीजेपी कांग्रेस को घेरती रही है, एक तो मुस्लिम समाज की उपेक्षा और दूसरा महिलाओं के सम्मान का विषय। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण समय जो है वो लगातार चल रहा है। विधानसभा चुनाव में नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए और इसी बीच लोकसभा का चुनाव जब कांग्रेस लड़ने मैदान में उतरी तो कई नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया, यहां तक कि प्रत्याशी भी बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। ऐसी स्थिति भी हमने इंदौर में बनती हुई देखी है। और जब चारों चरण का मतदान मध्य प्रदेश में पूरा हो चुका है उसके बाद भी ये सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अल्मास सलीम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें पार्टी ने हाल ही में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी। उन्हें जो स्टेट वॉर रूम बनाया गया था उसका सह प्रमुख उन्हें बनाया गया था ताकि पूरे प्रदेश भर में जो इलेक्शन कैंपेन है और इलेक्शन की गतिविधियां हैं उनको सुचारू संचालन हो सके और कांग्रेस कार्यालय से उसकी मॉनिटरिंग भी हो सके। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद, मध्य प्रदेश में मतदान खत्म होने के बाद अल्मास सलीम ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो मुस्लिम समाज की अपेक्षा की बात कर रहे हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जो बीते दिन महिलाओं को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आए वो उससे भी आहत है। हालांकि सिर्फ उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। मैं लौटूंगा आपके पास। आरपी सिंह साहब जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आरपी सिंह जी, अल्मास सलीम के इस्तीफे की जानकारी मिली आपको? जी जी। क्या कारण पता चल पाया सर, क्यों आखिर ऐसा उन्होंने किया, वो भी लोकसभा चुनाव के बीच में ही? देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि उनका कुछ व्यक्तिगत विषय रहा होगा और जो उनका बयान है वो आप स्वयं देख सकते हैं, बड़ा विरोधाभासी है कि उनको कांग्रेस में सम्मान के उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। वॉर रूम का सह प्रभारी बनाना आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम चुनावी रण में होते हैं तो मुझे लगता है ये सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है और ये सबसे मुझे लगता है जिम्मेदार व्यक्ति को या भरोसेमंद व्यक्ति को दी जाती है। तो मुझे लगता है कि उनके कुछ व्यक्तिगत कारण रहे होंगे या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है और जो आपके नरेंद्र मोदी हैं वो कहते हैं कि पूरे भारत को कांग्रेस मुक्त करेंगे, वो कहीं ना कहीं भाजपा को कांग्रेस युक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है वही कारण हो सकता है, अन्यथा उनके कुछ व्यक्तिगत कारण होंगे जो हो सकता है कि आने वाले समय में वो स्पष्ट करें। किंतु पार्टी बिल्कुल आप समझ लीजिए स्पष्ट रूप से जो है हर कार्यकर्ता के साथ है और यदि नहीं होती तो उनको इतनी महत्ती जिम्मेदारी नहीं मिलती। मुस्लिम समाज की उपेक्षा की बात कर रहे हैं, वो त्याग पत्र में जिक्र किया उन्होंने। देखिए, उनको वॉर रूम का सह प्रभारी बनाया गया, उसके बाद इस प्रकार के बयान में आप खुद समझ सकते हैं कि विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। महिलाओं के अपमान का भी मुद्दा उठाया उन्होंने। देखिए, अब वो कुछ ना कुछ कारण लेके तो इस्तीफे में जाएंगे ही जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इनके जो आरोप हैं इनमें कहीं भी कोई सत्यता नहीं है। यदि सत्यता होती तो उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती। और जहां तक महिलाओं का सवाल है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं कि पूरी कांग्रेस जो है, आज नहीं पूर्व से आप देखिए, भले ही महिलाओं की भागीदारी की बात हो तो संसद में यदि कोई आवाज उठाता है तो उसे कांग्रेस पार्टी उनकी आधी आबादी के लिए, वो यूपी में यदि आधी आबादी को प्रतिनिधित्व की बात होती है तो कांग्रेस ही करती है। और आज महिला सम्मान के लिए जिस प्रकार से हम लोग जो है वो अपने मैनिफेस्टो में जो लेकर आए हैं उनके लिए हम कहेंगे कि स्कीम्स, उससे भी स्पष्ट होता है। और
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके कुछ व्यक्तिगत कारण रहे होंगे जो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल आरपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका समय निकालकर बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह का यह कहना है कि उनके निजी कारण हो सकते हैं और फिर एक राजनीतिक जो हर पार्टी के नेता पर एक कहीं ना कहीं दबाव होता है कि विरोधी पार्टी पर कुछ ना कुछ आरोप लगाए ही जाएं, तो बीजेपी पर भी उन्होंने एक आरोप लगाया। और वासु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, देवास में युवक को लोगों ने पकड़ा और प्रतिबंधित मांस के साथ उसे पकड़ा है। दरअसल मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि बरोठा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। देवास में एक शख्स को मांस के साथ पकड़ा है, प्रतिबंधित मांस है ये, और ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई उस पर आगे की जाएगी देखने का विषय है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। उसे अभी थाना भेज दिया गया। उसने अभी अपना नाम अमील बताया है और बाकी कार्रवाई कर रहे हैं। गांव वालों ने ही उसको पकड़ा था, वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सभी लोग शांति प्रियता से इस कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं। और वरुण राठौर हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। वरुण, क्या, कब और कहां का है ये मामला? देखिए, जो मामला है बरोटा थाना अंतर्गत बताया जा रहा है। इसमें एक युवक को पकड़ा है जो कि गोकशी का सामान लेकर और गोहत्या करते हुए वहां से जा रहा था। उसी दौरान कुछ युवकों ने इस पकड़ लिया और उस दौरान उसके पास से जो है गोकशी का सामान बरामद हुआ है। उस दौरान जो है युवक को के द्वारा युवक को मारपीट भी कहीं की गई थी, उसका भी कहीं वीडियो सामने आया था। हालांकि पुलिस ने अभी पकड़ लिया है उस युवक को और पूछताछ उस मामले में की जा रही है। पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज हुई क्या? क्या पुलिस इस बारे में कह रही है? कहां से आया ये शख्स जिसे पकड़ा गया, उसके बारे में कोई डिटेल मिल पाई हो? देखिए, डिटेल उसकी निकाली जा रही है। पुलिस ने अभी उस युवक को हिरासत में लेकर जांच मामले में लिया है और जो युवक है वो युवक भी यहीं का बताया जा रहा है, आसपास के क्षेत्र का बताया जा रहा है। उसके पास से जो सामान जो मिला है उस तरह का, उसकी भी जांच इस मामले में की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। शिवपुरी में सीएनजी गैस लीक मामले में फतेहपुर क्षेत्र गैस लीक से हड़कंप मच गया। दरअसल गैस कंपनी और फायर ब्रिगेड अलर्ट मोड पर हैं। आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें, शिवपुरी में गैस लीक होने की बात सामने आई है। फतेहपुर क्षेत्र में ये गैस लीक से हड़कंप मचा हुआ है। गैस कंपनी और फायर ब्रिगेड की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि अभी गैस लीक ही हुई है और ऐसे में कहीं कोई अप्रिय घटना न घटित हो, इसके लिए पहले से ही एहतियाती तौर पर यहां पुलिस और फायर ब्रिगेड दोनों ही को तैनात कर दिया गया है। और गैस लीक के इस पूरे मामले में, सीएनजी गैस लीक इस मामले में किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट लगातार तत्परता के साथ वहां डटा हुआ है। फतेहपुर क्षेत्र में गैस लीक होने से हड़कंप मचा हुआ है और गैस कंपनी और फायर ब्रिगेड अलर्ट मोड पर हैं। आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और इस गैस लीक को रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही साथ गैस लीक होने की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना न हो, इसके लिए भी प्रयासरत हैं कर्मचारी और अधिकारी। शिवपुरी से सामने आया ये पूरा मामला, जिसमें अभी क्या कार्रवाई चल रही, डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, सीएनजी गैस के लीक होने का मामला संभव है कि ये जो घरों में सीएनजी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन है उसकी लीकेज है या फिर किसी और सीएनजी पाइप का लीकेज हुआ है। चूंकि जो जगह आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि ये रिहायशी इलाके की तस्वीर है और ऐसे में घर में जाने वाली सीएनजी की पाइपलाइन से संभव है कि लीक हुआ है। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। कोरला एक्सप्रेस की बोगी में बिजली का पोल गिर गया। बाल बाल बचे यात्री। S6 बोगी में गिरा बिजली का पोल। जानकारी, ट्रेन की बोगी पर बिजली का पोल गिर गया है और हादसे में यात्रियों की जान बची बाल बाल। और ये S6 बोगी पर
पोल गिरने की वजह से दुर्घटना हुई बताया जा रहा है। ट्रेन की बोगी पर बिजली का पोल गिरने का यह मामला। हादसे में यात्री बाल बाल बचे हैं और S6 बोगी में बिजली का पोल गिरा। रायपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इस हादसे में गनीमत ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि ट्रेन की बोगी पर बिजली का पोल गिरने की वजह से बोगी को भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि यात्री यहां पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनकी जान बची। ये एक बड़ी राहत की बात है। युगल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। युगल, कब का हादसा है और क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास? देखिए आशीष, ये बड़ा हादसा है। एक तरह से टल गया, समझिए कि वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था और जो इलेक्ट्रिक पोल है वो हावड़ा जो कुर्ला एक्सप्रेस है उसके बोगी के S6 में ये गिरा है और जिसकी वजह से 2 यात्री हैं उन्हें चोटें आई हैं। एक यात्री को गंभीर चोटें लगी है और उसे तत्काल मेकाहारा अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है और अभी फिलहाल GRP है और RPF है, साथ ही साथ स्थानीय जो पुलिस है, आम जो लोग हैं वहां पर मौजूद हैं। और ये किस तरह के हादसा हुआ, कैसे हुआ है, अभी कुछ देर पहले की ये घटना बताई जा रही है और वहां पर फौरी तौर पर तत्काल राहत कार्य है वो चल रहा है। गनीमत यह है कि एक बड़ा हादसा टल गया है। 70 से अधिक जो यात्री हैं एक ही बोगी पर सवार रहते हैं, तो आप सोच सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक विद्युत चलित अगर पोल होता तो कई जो कैजुअलिटी है उसकी संख्या है वो बढ़ जाती। फिलहाल हादसा कैसे हुआ, किस तरह का हुआ, इसका रेल प्रशासन की ओर से कोई अभी अधिकृत जानकारी नहीं आई है, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है और तत्काल जो घायल जो यात्री हैं उन्हें राहत देने के लिए तत्काल मेकाहारा अस्पताल है वो भेजा गया है। जी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के नाम पर धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई की एक महिला श्रद्धालु ने उज्जैन कलेक्टर को इसकी शिकायत दी है। महिला ने महाकाल मंदिर के पुरोहित पर भस्म आरती में शामिल होने के लिए 1500 रुपए मांगने का आरोप लगाया। महिला ने इसका एक ऑडियो भी सौंपा है। ऑडियो मिलते ही उज्जैन कलेक्टर ने मंदिर प्रशासक मृणाल मीणा को मामले की जांच सौंपी है। तो बाबा महाकाल के दरबार में जाने वाले श्रद्धालुओं की कोशिश ये होती है कि नजदीक से बाबा के दर्शन हों और दर्शन के साथ भस्म आरती में यदि शामिल होने का अवसर मिले तो ये परम सौभाग्य हो जाता है। ऐसे में लोग रुपए खर्च करने से भी गुरेज नहीं करते, लेकिन कई बार ये जो मामले हैं वो धोखाधड़ी के हो जाते हैं। मंदिर में पुजारी जी हैं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जो 200 का टिकट है, 200 या 250 कुछ है उसका रेट है, ऑनलाइन सरकार ने तय किया है। तो उन्होंने बोला कि हमें उसके 1500 देने होंगे। मैं काफ़ी शॉक्ड हो गई ये सुनकर कि ऐसा क्यों है, 1500 क्यों है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप 1500 इसका क्यों मांग रहे हो, ये 200 या 250 का टिकट है, भले 500 हो सकता है, 700 पर 1500 क्यों। तब वो बहुत गुस्सा हो गए मेरे ऊपर और उन्होंने बोला फ़ोन रख दो, आपको देना है तो दो या फ़ोन रख दो। मुझे समझ में नहीं आया। तब मुझे ऐसा लगा कि ये समस्या कई लोगों के साथ। ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई है, इसको प्रशासन को भेजा गया है कि वो जांच करें और यदि अनाधिकृत रूप से ऐसी राशि की मांग की जाती है तो इसमें कार्रवाई भी करें। इसके अलावा पूरी टीम द्वारा रेगुलर चेकिंग के भी निर्देश दिए गए हैं कि आकस्मिक रूप से जो भक्त बैठे हैं नंदी हॉल में या फिर भस्म आरती के दौरान, तो उन पे आकस्मिक रूप से चेक भी करें और उनसे पूछें कि उनके द्वारा कहीं पर राशि तो नहीं दी गई। और दमोह के ऐतिहासिक बरांडा गेट के गिरने का एक मामला सामने आया, जहां पुरातात्विक महत्व का ये बरांडा गेट गिर गया और मलबे के नीचे मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। और इसमें एक मजदूर को चोट आई है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। JCB यहां पर इस्तेमाल की जा रही थी। पुलिस प्रशासन मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
बरंडा तोड़ा जा रहा था। उस बरंडा को तोड़ने से बरंडा पूरा नीचे गिर गया और जेसी में बैठा आदमी अब की जो कचूरा था भाई उसे पता नहीं। ये काम किसका चल रहा था? ये स्वप्निल बजाज का। कितना समय हो गया काम होते? इसको हो गए 3 महीना से ऊपर हो गए। कोई रोक टोक प्रशासन की कोई कार्रवाई? कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक। ये दमोह क्षेत्र की एक पुरानी बिल्डिंग है जो यहाँ की धरोहर मानी जाती है। इसको बरांडा के नाम से बोलते हैं यहाँ के लोकल लोग। जो अभी तक की जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता लगा है कि इस बिल्ड के इसके कंस्ट्रक्शन के पीछे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चल रहा था और उसकी तस्दीक अभी की जा रही है कि वो वैधानिक रूप से कितना कार्य कर रहे थे और कितना भी उसमें नगर पालिका के नियमों के अंतर्गत क्या उसमें अवैधानिकता थी, उसकी तस्दीक अभी की जाएगी। उसके चलते ये एक दुर्घटना हुई है जिसमें अभी तक जो सूचना मिली है इसमें एक ऑपरेटर है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उसको कुछ चोट लगी है, उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवा दिया है। उसके अलावा किसी और के चोटिल होने के या हताहत होने की अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। और मध्य प्रदेश में बीते दिनों अलग अलग शहरों में हुए रेप, मर्डर, सरकारी कर्मचारियों पर हमले जैसे मामलों को लेकर अब सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस की माने तो जनता की सुरक्षा का सवाल और सड़कों पर संघर्ष जारी रहेगा। इसके साथ ही पार्टी ने विधानसभा के मानसून सत्र में भी आवाज उठाने की बात कही है। वहीं एनएसयूआई यूथ कांग्रेस भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी का कहना है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सुदर्शन चक्र अपराधियों पर चल रहा है। मनी माफिया, साइबर फ्रॉड वाले ये वो लुटेरे हैं जिनका अपना शेयर मार्केट है। शिकार के अकाउंट में फायदा दिखता है, कभी लाखों का कभी करोड़ों का, लेकिन मुनाफा सिर्फ नटवरलाल गैंग को ही होता है। कहीं शेयर ट्रेडिंग वाली ठग गैंग के निशाने पर आप भी तो नहीं आ रहे हैं। एक रिपोर्ट। साइबर ठगों का अपना शेयर मार्केट। ऐसी लिंक कॉल से सावधान। फर्जी ऐप से फ्रॉड की अजब कहानी। शेयर ट्रेडिंग वाले मनी माफिया। फायदे का कारोबार, शिकार कंगाल। ये मुनाफा नहीं, डाका है। नए जमाने के साथ साइबर फ्रॉड की साजिश रचने वाले नटवरलाल अब नए नए मुखौटे में सामने आ रहे हैं, या यूं कहें नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ग्वालियर और दुर्ग में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर जिस तरह से ठगी की गई वो हैरान कर देती है। ग्वालियर में व्यापारी को करीब 28 लाख का चूना लगा और दुर्ग में व्यापारी के साथ हुई 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी। दोनों ही वारदात में फ्रॉड का तरीका अलग था। क्राइम ब्रांच ग्वालियर में एक व्यापारी द्वारा इस आशय से आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उसने एक आईपीओ में इन्वेस्ट किया था। कुल उसने 27 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो बाद में उसने अलग अलग माध्यमों में शेयर खरीदे और कुल जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए उसको लाभ प्राप्त हुआ था। ग्वालियर में क्या हुआ ये सुनिए। व्यापारी का जिस बैंक में अकाउंट था उसी बैंक के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया, सिक्योरिटीज के नाम से। फरियादी को शक नहीं हुआ, उसने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। फिर शेयर बाजार वाले मैसेज आने लगे। इसके बाद एक ऐप डाउनलोड करवाया गया। फरियादी ने कुछ शेयर खरीदे और बेचे, प्रॉफिट सहित पूरा पैसा मिला। अब अगली चाल थी शेयर बाजार के आईपीओ में पैसा लगाने की। ठग ने ये सलाह दी। अलग अलग अकाउंट में 27,71,800 रुपए जमा करवा लिए। ऐसे केस में प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन जब प्रॉफिट निकालने की बारी आती है तो हाथ कुछ नहीं लगता। जब उसने अपने जो आर्थिक लाभ जो उसको मिला था उसको निकालने का प्रयास किया, तब उसे कुछ ठगी का एहसास हुआ और जो व्हाट्सएप ग्रुप जिनके माध्यम से उनको लिंक प्रोवाइड कराई गई थी, साथ ही जिन लोगों के वो संपर्क में था वो रफू चक्कर हो गए। तो इस पर से अभी एक आवेदन प्राप्त हुआ है। हम पता लगा रहे हैं कि किन ग्रुपों में उसने लिंक ली थी और किन माध्यमों से उसने निवेश किया।
दुर्ग के सुपेला थाना इलाके में भी शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी की गई। नेहरू नगर में रहने वाले व्यापारी को कॉल करके ठगों ने चूना लगाया, वो भी किश्तों में। ठगों ने खुद को शेयर ट्रेडिंग कंपनी का एजेंट बताया था। रकम 3 से 4 गुना करने का झांसा देकर खाते में 25 से 30 बार में 1 करोड़ 10 लाख रुपए डलवा लिए। 3-4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई रिटर्न नहीं आया। व्यापारी को समझ आ गया वो ठगी का शिकार हुआ है। ठगों के शेयर मार्केट की ऐसी चाल से जरा होशियार रहिए। ग्वालियर में सुशील कौशिक और दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।